मैं हूं गोपाल राजपूत करन। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं डीएन सिंह से, जो कि ऑल इंडिया रिटायर्ड पब्लिक सर्विस फॉर्म के नेशनल प्रेसिडेंट रहे हैं और इनका जीवन बड़ा ही संघर्षमय रहा है। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में हमेशा जो भी सर्वेंट थे उनके संघर्षों के लिए आवाज़ उठाई और इनका जीवन बड़ा ही जोखिम भरा रहा, जिसके चलते इन्होंने कई जगह कई डिपार्टमेंट को इधर अलग अलग जॉब करी है। ये कहें कि इनके तबादले होते रहे। तो डीएन सिंह जी, आपका स्वागत है मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में। आप जाने जाते हैं सरकारी अफसरों की आवाज़, जिसे कहते हैं कि पर फिर भी एक बात कहते हैं, जो आवाज़ होती है एक व्यक्ति की होती है, उसके पीछे पूरा समाज होता है। सबसे पहले जानना चाहूँगा ये जज्बा कहाँ से आया और आपका जीवन का आरंभिक पल कैसे रहा? एक्चुअली हम तो किसान परिवार से हैं। किसान का जीवन किसान और संघर्ष एक ही बात है। हम तो पैदा करते हैं, संघर्ष करते हैं, और किसान का समाज तो संघर्ष का ही समाज है। वहीं से संघर्ष हम तो गाँव में सीख लिए, बचपन में ही सीख लिए। फिर हम छात्र जीवन में रहे, तो छात्र जीवन में भी हम छात्र नेता रहे। मैं यूपी स्टेट लेवल का लीडर था, स्टेट कमेटी में IDSO भी था। उस समय हमने छात्रों का आंदोलन में भाग लिया खूब ज़्यादा, और बहुत सारे आंदोलन कामयाब हुए, कुछ फेल हुए, लेकिन संघर्ष में हमारे रहा पूरा छात्र जीवन में। फिर हम दिल्ली गवर्नमेंट में आ गए, नौकरी में एग्जाम दिए, कई जगह में सेलेक्ट हो गया। UP रेंजर में सेलेक्ट हो गया, दिल्ली पुलिस में दरोगा में सेलेक्ट हो गया, ग्रेड 2 में सेलेक्ट हो गया। राजस्थान का मैंने BCS क्लियर कर दिया था, यूनरी वाला। तो नौकरी में आ गए, फिर हम दिल्ली ज्वाइन कर दिए। तो सर, आप राजस्थान से चलते हुए नहीं, मुरादाबाद की मतलब आपने राजस्थान, मैंने क्या बोला, आपने राजस्थान के अंदर भी पेपर क्लियर करा, दिल्ली के अंदर पुलिस में भी रहे हैं, और नहीं, वो सिलेक्ट हुए गए। हाँ, सिलेक्ट हुए, कहने का मतलब आप तो मतलब सिलेक्ट हो गए, यानी कि आपने एक अपना क्या कहते हैं अपने आप को प्रूफ तो किया ना सर? हाँ, नहीं, वो तो हमारा जब सिलेक्शन हुआ था, हाँ, तो 84 लोग थे हमारे बैच में, 86 बैच में, इसको दास के डर में। हमारा 17वां नंबर था, 17वां या 16वां। तो मेरिट हमारी ठीक थी, पढ़ने वढ़ने में हम ठीक थे, तो अच्छे छात्र रहे हमेशा। छात्र जीवन से नौकरी आने के बीच में हम किसानों के लिए डर रहे। हमने वहाँ के आंदोलन किए, जीते। नौकरी में आ गए तो हम कर्मचारी बन गए, तो कर्मचारी को नेता बन गए। आपके समय के किसानों में और आज के समय के किसानों में क्या है? अब के किसानों में और उसके ज़माने पहले, हमारे जो छात्र जीवन के ज़माने में लोग काम करते थे गाँव में, खेतों में अपने आप। हम भी अपनी खोते थे, गेहूँ तो हमने नहीं काटी, हम बड़े किसान हैं, लेकिन ईख तो खोते थे, पानी चलाना, घर चारा करवाना भैंसों का, ये सब करते थे। अभी लोग जो नई पीढ़ी आ रही है वो थोड़ा खेती के काम से बचती है, ये डिफरेंस आया है। दूसरी बात, समाज में पंचायतें पहले बहुत होती थी गाँव में, पंचायतें भी अब कम हो गई, उनका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहा। गाँव में व्यवसायीकरण बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले शादी वादी कोई होती थी गाँव के, पाल पल्ले इकट्ठे करके सब टेंट बन जाता था, जो भी वो ले आता था, जो बिछा दिया उसका कपड़ा पूरा बोलते थे। आनंद कुछ अलग था, जीवन आत्मनिर्भर जीवन था ना, आत्मनिर्भर जीवन था। हमारी वो जानिए, तुम 4 जने बुला लिए, सबने मिलकर बो दी, मिलकर खाना खा लिया, पार्टी कर ली। गांव में एक दूसरे पर निर्भरता जो थी बड़ी मजेदार जीवन था, सब सामूहिक जीवन कह सकते हैं उसे। कुम्हार जो है वो ले आया सकोरे मिट्टी के, और वो धोबी का वो ले आए कोरा, नाई खबरें भेजी आए सबको, वो फसलों में से सबको मिल जाता था। वो साझा जीवन था, साझा, मतलब ये कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ समाज की संरचना थी। हाँ, वो मतलब कम्युनिटी, तो एक कम्युनिटी थी वो। किसान की जमीन थी, ये बात ठीक है, लेकिन किसान की जमीन में नाई भी अपना लेगा, सफाई कर्मचारी भी लेगा, धोबी भी लेगा। खेत में जाते हमारे सामने हमारे पिताजी होते थे, तो ले जाओ बिठा के देना, तुम्हें मन करता ले जाओ। कोई मट्ठा गांव में कोई बेचने का कोई सवाल ना था, मट्ठा भरभर के पार्टी सबको देते। दुख होता है जब ऐसी चीजें व्यवसायिक हो गई हैं, मट्ठा जैसी चीज बेची जाती है। हाँ, बहुत तकलीफ की बात है। गांव में जब हम जाते, कई बार तो लोग पेप्सी मंगा लेते हैं, मैं तो पीता नहीं हूँ, तो बड़ी कष्ट तो होता ही है। नहीं, हमने मट्ठा जैसा अमृत छोड़ के पेप्सी पीने लगे लोग, तकलीफ की बात वही है। कुछ लोग बताते हैं शरीर के नुकसान भी है, मौत का कहीं। आपने बताया किस प्रकार एक सर्वश्रेष्ठ पद्धति थी हमारे समाज के अंदर, जिससे कि सबका जीवन चलता था। तो वो गांव से शहर आना, फिर ये संघर्ष कब आया? हमारा तो जैसे नौकरी में आ गए, 87 में आए दिल्ली में, तो हमने तो अपने संस्कार और सारी जो सिस्टम था उसको दिल्ली ले आए। हमने प्लास्टिक की कुर्सियाँ कभी नहीं खरीदे, मूढ़े लाए। हमने चौपाल बनी हुई थी GD हॉस्पिटल में, 10 साल में वहाँ पर एजेंट रहा।
कैंपस का लगातार 10 साल, और कर्मचारी यूनियनों में हमेशा रहा। तो मैंने गांव के समाज के जैसा समाज यहाँ बनाए रखा हमेशा। उसमें मैं यूनियन का नेता कह लो, उसे जो भी कह लो, लेकिन मुझे ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनके मैं घर परिवार की सब दिक्कतें जानता हूँ। लोग आके शेयर करते हैं, हम उनकी मदद करते हैं जितनी हम कर सकते हैं। तो जैसे गाँव में समाज होता है ना एक दूसरे से वाकिफ, तो ऐसे बहुत सारे घर हैं मेरे। जैसे यादव साहब का ही घर है, ये हमारा ऐसे घर है जैसे हमारे गाँव में कुटुंब परिवार के घर है। ऐसे और भी बहुत सारे घर हैं। मैं नौकरी में अपनी सोच बहुत ज़्यादा लेते नहीं तो हमारे बस का नहीं था धंधा, हम घर नहीं बना पाए दिल्ली में। तो लेकिन हमें इसका कोई दुख इसलिए नहीं है कि जो घर बनाने में हम खोते उससे ज़्यादा हमें हासिल हो गए। 10, 15, 20 घर हैं ऐसे कि जहाँ मैं पहुँच जाऊँगा, खाना बनाओ, खाओ, सो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो भी तो घर ही हैं। सर, ईमानदारी का जीवन ज़्यादा सुखमय होता है भ्रष्टाचारी के जीवन के मुकाबले? भ्रष्टाचारी हमारा, मैं नहीं, मैं सिर्फ बताता हूँ। भ्रष्टाचारियों के बीच में ईमानदार आदमी का जीवन भी कोई कम कष्टकारी नहीं है। वो सब जो है ना, जैसे मैंने मैं रहा, हमें एजुकेशन में रहे हम ज़्यादा, एडी रहे, जीडी हॉस्पिटल में 13 साल रहा मैं, में सेल्टेक्स में एक बार रहे, कॉन्ट्रैक्ट में लेबर में रहे। जैसे तो हमारी पसंद का डिपार्टमेंट लेबर था, मजदूरों के लिए काम करना होता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, हमारा नाम अभी भी चलता है, बीएससी करके लेबर डिपार्टमेंट में अभी भी चलता है। अस्पतालों में हम लोगों की मरीजों की मदद करते हैं, कर्मचारियों की मदद करते हैं। जीटीबी में रहा मैं, आप जीटीबी में और गुरु नानक में आप चले जाओ किसी भी कमरे में और जाके वो डीएनजी ने भेजा है तो आपका काम हो जाएगा और इज्जत से हो जाएगा। तो ये उपलब्धि कोई कम नहीं है। मैं समझता हूँ बेईमान लोगों की अपनी अलग दुनिया है। अफसरों के घर जाना, अफसरों की सब्जी, मुझे पता रहती है मैम साहब बुधवार को क्या खाते हैं, कौन सा फूल लगाते हैं पूजा में, उनको पता होता है। वो इसी काम में माहिर है। मतलब अपने काम के अलावा उन्हें सारे काम होते हैं। अफसरों के घर के उन्हें पता कौन सी डिब्बी में मसाला खत्म हो गया, कौन से में जो उनको काम करना चाहिए उस काम के अलावा उन्हें सारे काम आते हैं। अपने काम में तो नहीं है, पब्लिक का जो भी आदमी आएगा उसका काम नहीं करते। पैसे से हमसे जो मर्जी करा लो, पैसे से कुछ भी करा लो। अभी दिल्ली में तो मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग का जो उद्योग है, एक भ्रष्टाचार उद्योग है, डेफिनेटली उद्योग है। अभी जो मैं तो मतलब गारंटी के साथ ठोक के कह सकता हूँ, जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाकर चेक कर लो, जो सेल टैक्स से एसडीएम से सेल टैक्स और डीओबी और सर्विसेज, यहाँ जो लगातार घूम घूम के पोस्टिंग होते रहते हैं ना, उनमें 20-50 आदमी को पकड़ लो और सीबीआई की जांच कर ले, सब पता चल जाएगा कौन कौन उनके पापा हैं। मैंने एक बार एक पोस्ट लिख दी थी कि हम 2 पापा वाले आदमी नहीं हैं। बड़े लोग को इरिटेट हुए कि भाई 2 पापा क्या मतलब है। मैं एक पापा तो हमारे घर होते हैं जिन्होंने पैदा किया, हमें पाला। एक दूसरे पापा हैं जिनके तुम चरण छूते हो, हम नहीं छूते इनके चरण, हम तो अपने पिताजी के छूते हैं, अम्मा के छूते हैं। ये जो रिश्वत वाले हैं ना, दूसरे के पापा बना के रखते हैं ऑफिसों में, वो इनको रिश्वत कराते हैं। संघर्ष में जीवन कब से आरंभ हुआ, कब आपकी फाइट हुई, जो कहते हैं आपसे कहा जाता है आपने जो लगातार लोग संघर्ष? देखो, संघर्ष तो हमारा तीसरी क्लास से शुरू हो गया था। संघर्ष तो हमने हमेशा ही किया। अभी संघर्ष का शक्ल बदलती रहती है। हाँ। जैसे मैं नौकरी में था तो मैं कर्मचारी संगठन का अध्यक्ष था। वहाँ कैसे आपका? अब हमारा एक्चुअली ये रहा कि जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनमें अच्छे लोगों की भी तादाद काफ़ी है। वो बेचारे बहुत पीछे छूट गए, बैकफुट पे चले गए। ना पब्लिक उन्हें जानती है, ना समझती है, और ना लोग समझते समाज। और ऑफिसों में उनकी बड़ी मट्टी बनी थी, क्योंकि जो पैसे वाले हैं वो सब हावी रहते हैं उन पर। तो वो बहुत ज़्यादा पीड़ित तबका है, जो कर्मचारियों में ईमानदार तबका है, वो बहुत उपेक्षित भी है। समाज में भी उपेक्षित है, बीवी की निगाह में भी उपेक्षित है, बच्चों की निगाह में कहते रहे तुमने करा क्या है। तो ये चक्कर रहता है। आप सोचो, मैंने 34 साल नौकरी करी, अब मैं 34 फीट जगह नहीं दे पाया दिल्ली में। तो अगर मेरी बीवी की निगाह में मुझे क्या हूँ, कुछ नहीं। लेकिन जिन ऑफिसों में मैं जाता हूँ, वहाँ RS साहब आए हैं, तो वो एक अलग जायका उसका है। तो आपको तय करना पड़ेगा आपको जायका किस में आ रहा है। आपको इसमें जायका आ रहा है कि मैं DMC हूँ, या इसमें आ रहा है कि मेरे बैंक में कितने पैसे हैं। मैं अपना अस्तित्व कमा के कुछ चांदी के सिक्के घर में इकट्ठे कर लूँ, या सुनो, देखो बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहता हूँ कि भामा शाह के पास पैसे थे, लेकिन उसको वो पैसे लेकर राजा नहीं बना, उसको पैसे लाना प्रताप को देने पड़े कि तुम लड़ो। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। भामा शाह नहीं बना। हमारे देश में टाटा प्राइम मिनिस्टर बनने की नहीं सोचता, अडानी नहीं सोचता, अंबानी नहीं सोचता, वो एक मोदी जी को बनाए बैठे कि ये बनेंगे, ये करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पैसा है वो आदमी के इतिहास में उसका कभी इतना वजूद नहीं रहा कि वो आदमी के वजूद को हिला दे। पैरों में चढ़ा है पैसा। हमारे जो ऋषि मुनि थे पहले जमाने में, उनके पैरों में चढ़ता था। राजा महाराजा उन्हें बुलाते थे, बाहर जाकर सत्कार करते थे,
तो ये हमारे देश की परंपराओं में बहुत सारे हैं। गौतम बुद्ध का सब जगह स्वागत होता था। गौतम बुद्ध का संपत्ति थोड़ी थी, जो संपत्ति थी वो भी छोड़ दी उन्होंने। और आप देखिए इतिहास से पढ़ेंगे गौतम बुद्ध का, वो कितने राजा महाराजाओं के राजा बाहर लेने आता था शहर से, उनके भोज के लिए आमंत्रित करते, धन्य हो जाते थे। हमारे कबीर हैं, कबीर तो पत्थर पे पैदा हुए, कोई डाल के चले गए उनके तालाब के किनारे, लेकिन कबीर तो ऐसा कोई आदमी नहीं है दुनिया में जो नहीं जानता। भारत में तो कोई है ही नहीं। भगत सिंह थे, भगत सिंह को कौन नहीं जानता। इतने बड़े जमींदार थे लेकिन उन्होंने सब त्याग दिया। सब त्याग दिया। बड़ा अच्छे किसान थे भगत सिंह के पिताजी, वो क्रांतिकारी परिवार था। लेकिन चंद्रशेखर आजाद तो नाली में पैदा हुए थे। चंद्रशेखर आजाद एक बाग के किनारे बरे में पैदा हुए, बरे में झोपड़ी थी उनकी, बाग के किनारे, वहाँ पैदा हुए। दो भैया थे, मर गए, एक ही रह गए थे। तो राजगुरु थे जो भगत सिंह के साथ फांसी लगे। राजगुरु तो ब्राह्मण थे वैसे वो, लेकिन उनके पिताजी पुरोहित थे, इसलिए उनका नाम जो है उस पर डला हुआ है, शिवराम राजगुरु। सर, आपके बारे में कहा जाता है आप बेहद जोखिम भरा है, आप लोगों का जीवन दिल्ली में कर्मचारियों के हक के लिए आना है। तो कब कब ऐसा पल रहा कि आपको बहुत दुख हुआ कि मैं उनके लिए फाइट कर रहा हूँ और आप सफल नहीं हो पाए? एक्चुअली जो है ना, ये जैसे हम कोई चीज़ चुनते हैं उसके लिए हम संघर्ष करते हैं। तो संघर्ष में कई बार कठिन संघर्ष होता है, कई बार कम संघर्ष होता है। तो उसको हमें ऐसे लेना नहीं चाहिए कि हमें कोई मतलब उससे हम दुखी हो जाएं या हो जाए। अभी जैसे मैं जिस दौर से गुजर रहा हूँ, ये मेरे दुख का बहुत बड़ा दौर है। तो जानना चाहेंगे सर प्रकाश? हाँ, मैं 31 जनवरी 21 को रिटायर हुआ, 34 साल नौकरी करके। बहुत प्रतिष्ठा के साथ नौकरी की, कर्मचारियों की लड़ाई लड़ी, पब्लिक की भी सेवा करी। अब रिटायरमेंट के समय जब हम आए तो 6-7 महीना पहले हमें पता चला कि हमारा किसी FIR में नाम है। फिर हमने उनकी चिट्ठी लिखी कि भाई हमारा ऐसे कोई लेना नहीं है। उन्होंने हमारे पत्र पढ़े हैं, उन्होंने लिख के दिए GTB वालों ने। वो GTB की पार्किंग से संबंधित कुछ अनियमितताएँ 2011-13 की हैं। अभी कायदे में तो मैंने टेबल भी नहीं है, टाइम बार हो गई है। लेकिन जो भी हो, चलो उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई। इंक्वायरी कमेटी ने अपनी जनवरी 19 में एक रिपोर्ट दी 12 जनवरी को कि इसमें ये लोग ऑफिस में थे, ये लोग दोषी थे, और ऐसे करके देखिए कि इनके कॉन्टैक्ट डीट में गड़बड़ है। अब सवाल ये, हमारा पहला नंबर 2 में जो लोग उन्होंने आरोपित किए थे उसमें हमारा नाम नहीं था। एक लड़का और बिस्ट है, उसका भी नहीं था। लेकिन जिन्होंने FIR दर्ज कराई हेल्थ डिपार्टमेंट के अजय बिस्ट हैं, उन्होंने हमारा नाम लिखवा दिया। फिर हमने लिख के दिया कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं इससे। फिर GTB ने दोबारा उसकी जांच करी, वहाँ के AO हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी 23 दिसंबर 2020 को, और उसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिखा कि ना तो इनका कोई इससे मतलब है, ना इनका कोई रोल है इसमें, और इनके खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं बन सकती। ना वो कभी किसी ने आरोपित किया इनको, ना इनकी कोई चार्जशीट बन सकती है। वो लेटर इनको दे दिया। इन्होंने ढा के वो एंटी करप्शन में भी भेज दिया कि भाई ये इनका आया है। लेकिन मजेदार स्थिति ये है, इतना सब होने के बाद भी ये 8 जनवरी को इन्होंने भेजा वहाँ एंटी करप्शन में, आज तक वो फाइनल नहीं किया। और अगर ये DOPT की गाइडलाइंस का फॉलो करते, जो देश में स्थापित कानून है उसका फॉलो करते, तो हमें 8 जनवरी को हमारे डिपार्टमेंट को भी लिख देते, तो हमारे सारे ड्यूज हमें जो है 31 जनवरी को ही मिल जाते। लेकिन इन्होंने नहीं किया। पैसे मैं देता नहीं हूँ और उनसे मांगने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन काम भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं अभी आप जैसे और लोग भी होंगे जिस तरह पीड़ित, देखिए पीड़ित तो अब मेरे साथी AK यादव हैं, वो अभी मेरे साथी जिस दिन मैं रिटायर हुआ तो उस दिन रिटायर हुए। वो वीडियो थे 11 के आसपास, 11-12 की बाकी होगी, 10 से 12 के आसपास होगा। उस समय कोई उनकी शिकायत हुई होगी, कोई कंप्लेंट करते रहते लोग, पब्लिक जीवन में होता है ऐसा। उसकी जो कोई स्टेटमेंट दिया वो उन्होंने दे दिया। अब बात खत्म हो गई। उसके बाद फिर वो जो बोर्ड में रहे, इसमें सिलेक्शन बोर्ड है हमारा, इसमें रहे वो 7-8 साल। फिर अब वो सेंट्रल से रिटायर हुए। तब उन्हें बताया गया कि 12 साल पहले कंप्लेंट हुई थी, उसका केस पड़ा हुआ है, ना उसकी कोई इंक्वायरी हुई, ना कोई इंक्वायरी कमेटी में ना कुछ हुआ। अब उनको 6 से 7 महीना 8 महीना लग गया इस बात में कि वो कहाँ कंप्लेंट थी, क्या था ढूंढने में। फिर वहाँ के SDM से लिखवाया, फिर DM से लिखवाया, फिर डिविजनल कमिश्नर से लिखवाया, फिर वो इसमें दे दिया विजिलेंस में। अब विजिलेंस वाले 6 महीनों से लिए बैठे रहे। 1 साल से ज़्यादा समय लगा उनको पेंशन के बेनिफिट मिलने में। अगर वो पैसे दे देते 2 लाख से 5 लाख का रेट सबको पता दिल्ली का। दिल्ली के जो PO हैं, जो टीचर्स हैं, इनके नहीं लगते, जो मास्टरों ने मान लिया कि पैसे दो काम कराओ, तो हम लोगों को थोड़ा हिमाकत लगती है तो हम देते नहीं। तो
फिक्स है, जाओ 10,000 रुपये दो, मतलब भ्रष्टाचार जो है वो एक ना जीवन दिया। मतलब जीवन शैली बन गया जी बात है। अभी मेरा जैसा केस है, अगर मैं ये बात को तैयार हो जाऊंगी मैं दे सकता हूँ पैसे, तो ये 2 लाख रुपए का काम है। आपका कोई सपोर्ट कर रहा है, आपके लिए संघर्ष कर रहा है, कोई साथ आपके आ रहा है? देखो पहली बात तो मेरा धंधा करने के लिए मेरे को किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मुझे भगवान सपोर्ट करे, मेरे किसी सुधरे की जरूरत ना। बाकी जो मेरे दोस्त हैं वो मेरे साथ हैं, जो ईमानदार अधिकारी सारे मेरे साथ हैं। अब मैं आंदोलन करूँगा तो देखेंगे कौन कौन आता कौन नहीं आता है, लेकिन जो साथ देने की जहाँ तक बात है, आप कुदरत का साथ मांगिए, कुदरत के साथ में यकीन रखिए, जब कुदरत साथ देगी तो हम जीतेंगे। दूसरी बात, हमारा दीन ईमान का हमें पता होना चाहिए, हमें मालूम हमारा कुछ नहीं है तो क्या हमें हराएगा कोई कैसे? रिपोर्ट उन्होंने लिख के दी है ना, मैं नहीं कह रहा हूँ ये। कभी कभार थकान महसूस होती है? देखो हूँ तो मैं आदमी ही, थकता भी हूँ, वैसे तो बात नहीं है, लेकिन मेरा मन कभी टूटा नहीं वैसे। मुझे नहीं लगता ऐसा कि ये तो मतलब हमारा ही काम थोड़ा है। इतिहास पढ़ो आप, पांडवों ने क्या काम झेला, क्योंकि जुए मारवा दिया, फिर जंगल भेज दिया, फिर जंगल से भेज के पूरे साल हो गए, फिर भी युद्ध ही हुआ ना। तो वो स्थिति मेरे साथ इस समय कि एक तरफ से पूरे दानिश लोग भी और ये लोग जो बदमाश लोग खड़े हुए हैं, एक तरफ मैं खड़ा हूँ, मेरे साथ नहीं है कुछ। लड़ाई हमारी चली रही है और जीतेंगे हम ही। पांडव जीते थे जैसे, इनसे जीतेंगे हम ही, क्योंकि वजह ये है कि सत्य को हराना दबाया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। और ये संघर्ष जो जीवन भर चलते रहेगा। भगत सिंह ने भी कहा था कि हम जिस इनकलाब में आए हैं भाग लेने, वो इनकलाब ना हमने शुरू किया ना हमारे साथ खत्म होगा। संघर्ष है ये जीवन का, न्याय और न्याय दोनों रहते हैं। आपको ये तय करना कि आप न्याय की तरफ है कि अन्याय की तरफ। गीता में भी यही लिखा है, गीता में कुछ और थोड़े इस जगह पर, गीता में ये है कि तुम लड़ो, अगर आपकी बात सही है। जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा संघर्ष जारी रहेगा। न्याय मिल रहा है और भी अपने अंदर दूसरा भी कर रहे हैं, किसानों को भी कर रहे हैं। तो हमारा मेरा निजी संघर्ष नहीं मेरी पेंशन मिल जाए, मेरा ग्रेजुएटी मिल जाए, हम अब अग्निपथ के लिए बच्चों के साथ खड़े हैं। भाई देश की जो सेनाएं हैं उनका इतना गौरव है, आप उनको जो है मंडी बनाना चाहते हैं ठेकेदारी की, हम इसके खिलाफ लड़ना है। हम तो लड़ाई तो हमारी चलती रहती है। हम कर्मचारियों के जिन लोगों के इन्होंने रोके हुए ना बिजनेस के, हम इसको ऐसा रूट आउट करा देंगे, फर्स्ट क्लास करके बना देंगे कि ये देखिए विजिलेंस क्लियरेंस देंगे। अब स्थिति बताता हूँ आपको, ये डिपार्टमेंट मांगते हैं विजिलेंस क्लियरेंस दे दो, ये कहते हैं हम विजिलेंस स्टेटस देते हैं। क्या तमाशा है भाई? आप विजिलेंस स्टेटस किस रूल में दे रहे हो? कोई रूल नहीं है ऐसा। आप स्टेटस क्यों दे रहे हैं? आप विजिलेंस क्लियरेंस दो या केस बताओ, ये देते विजिलेंस स्टेटस। इसलिए ये क्या करते हैं, जैसे कोई अभी यहाँ टीचर रिटायर हुए हैं, AD थे या DD थे, उनको पहले इन्होंने लिख के दे दिया तुम्हारा केस पड़ा पहले, फिर भाग दौड़ करी उन्होंने, उनको जुगाड़ मिल गया, वो जाके फिर बदलवा के दिया कि नहीं जी कोई केस नहीं है। तो आप क्या समझ रहे हो, मुफ्त में हो गया? वो जो पहले लिख के दे दिया कि इनका केस है, फिर वो केस लिख दिया कि नहीं है। अभी की बात है इस महीना की, जो पिछली 20 तारीख भी थी है, तो उसको दे दिया करके जो उन करा के लाए उनको उनको पता है, मुझे ये भी पता है कैसे करा के लाए होंगे। लेकिन ये है कि अब हमें तय करना है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। हम नहीं दे सकते पैसे और नहीं देंगे। हम तो ये बताएंगे कि हमारा दोष बताओ, अगर दोष है हमें सजा दो, हम आपको बोल मना नहीं करते। अगर दोष नहीं है हमारा हक हम लेके रहेंगे। हम किसी भिक्षा नहीं मांग रहे हैं, ना हमें कोई अनुकंपा किसी की ज़रूरत है, ना हमें कोई किसी से दया दृष्टि की ज़रूरत है। हम इनकी दरबारगिरी करना हमारे पास नहीं आता, कभी की नहीं, नौकरी करते हुए नहीं कि अब क्या करेंगे। हम तो रिटायर हो गए, हम तो स्वतंत्र नागरिक हैं। लेकिन हमारा जो बाकी का जीवन है उसमें हम किसान हाट बनाएंगे और कर्मचारियों के लिए लड़ेंगे, बच्चों के लिए लड़ेंगे, जो लड़ाई अभी अग्निपथ वाला, किसानों के लिए लड़ेंगे। किसान बेसिकली, मैं गाँव में खेती करता हूँ तो मैं किसानों के साथ लड़ रहा हूँ। किसानी प्रतिष्ठा में हमारा संगठन है, उसमें मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हमारा संगठन इलाके में ठीक है। अभी हमने गाँव में गरीब घर बनवाया लेके सरकार से पैसे और उसकी जगह भी छुटवाई है। तो ये संघर्ष तो ये तो सतत है, जब तक जीवन है आपका तब तक संघर्ष है, क्योंकि रोजाना न्याय होगा रोजाना अन्याय होगा। आपको रोज तय करना सवेरे उठ के कि मैं न्याय की जरूरत रहूँ क्या अन्याय की जरूरत रहूँ। इसलिए ये तो सोचना ही नहीं है कि संघर्ष कभी खत्म होगा। और संघर्ष में हम जब हारेंगे जब हम गलती करेंगे, हम गलती ना करें, हम दूसरे का अधिकार हनन नहीं करें, दूसरे को गाली गप्तारी नहीं करें, मारे नहीं, ये सब नहीं करें। आप सही राह पकड़ो, सही रास्ता पकड़ो, सही बात पे रहो, आप ही जीतेंगे। कोई एक उदाहरण थोड़े है, सैकड़ों उदाहरण। चलते चलते ईमानदारी के साथ जो लोग संघर्ष कर रहे हैं अपने न्याय पाने के लिए, उनके लिए कोई संदेश? देखिए मैं वैसे ही मेरा जो धंधे का आपको बहुत पीड़ा की ज़्यादा जिक्र करके बाद में पूछ रहे हो।
अगर मेरे को अभी अभी मौका होता दोबारा से जवान होकर नौकरी ज्वाइन करने का, मैं ज्वाइन नहीं करता। इतना गिरा हुआ काम है जो ये करवा रहे हैं नौकरी के नाम पे, पैसे इकट्ठे करवा रहे हैं लोगों से। हाँ मतलब मंथलियाँ उठा रहे हैं अधिकारी बैठे हुए, वो कह रहे हैं कि हम आइए से फोन नहीं लिखना नहीं। तो ये है लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं, जो मतलब इनकी बातें में करना नहीं चाहता सार्वजनिक, वो अच्छा नहीं लगेगा मुझे, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, सुनने वालों को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैं अगर दोबारा मुझे ज़िंदगी जीने का मौका मिले तो आई विल नॉट अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट सर्विस। ठीक। तो ये थे हमारे साथ DN सिंह जी, जिन्होंने हमें एक बात बताई कि आदमी की प्रवृत्ति कभी नहीं बदली जा सकती। एक किसान होता है हमारा देश, किसान और जवानों का देश रहा है। ये दो जीवन ऐसे होते हैं हमेशा संघर्ष के रहते हैं। मुझे खुद, मैं आज एक भावुक हूँ इनसे बात करते हुए कि अगर कोई व्यक्तित्व या कोई ये कहें ऐसा महान व्यक्तित्व जो लगातार संघर्ष करता रहा, वो अगर ये कहने पे मजबूर है कि मैं अगर आज जवान हूँगा तो मैं किसी भी कीमत पे सरकारी नौकरी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे मेरे कर्तव्य का निर्वाह करने से रोका जाता है और मैं किसी भी कीमत पे अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं कर पाऊँगा, उसमें अक्षम रहूँगा, ऐसा मानना है DN सिंह जी का। पर मैं इस उम्मीद के साथ आपसे यही आज विराम लेता हूँ कि शायद समय बदलेगा, लोग बदलेंगे और हमारा देश एक बार फिर पुरानी परंपरा में आएगा और हम अपने देश के लिए कार्य करना शुरू करेंगे। मैं गोपाल राजपूत हमेशा ये कहता हूँ, आपसे फिर मिलूंगा एक नई शख्सियत के साथ। पर आज मैं पहली बार कह रहा हूँ, एक बार मैं फिर मिलूंगा इनके साथ, इनके नए विचारों के साथ। देखते हैं आने वाले समय में ये कितने आगे और बढ़ेंगे और क्या मुकाम हासिल करने वाले हैं। जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ ये किस तरीके से अपना पंजा इतना मजबूत रखेंगे कि उन्हें तोड़ सकें। आज के लिए इतना ही। मैं गोपाल राजपूत मेरी दिल्ली मेरे संग की खास मुलाकात में यही विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।